ज़रा तसव्वुर करें, आप बरसों से बरतानिया में रह रहे हैं, हर महीने टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस दे रहे हैं, आपके पास आईएलआर भी है और आप समझते हैं कि अब आपका मुस्तकबिल यहाँ पे महफूज है। लेकिन एक सुबह आपको पता चलता है कि सिर्फ एक चीज़ आपकी मेहनत और टैक्स देने के बावजूद, क्या सिर्फ एक सब्ज़ या सिर्फ पासवर्ड आपकी किस्मत का फैसला करेगा? आपके लिए ना सरकारी बेनिफिट का दरवाज़ा बंद भी हो सकता है। जी हाँ, सवाल ये उठ रहा है कि आने वाला वक़्त में यूनिवर्सल क्रेडिट, हाउसिंग बेनिफिट और दूसरी जो सरकारी मदद सिर्फ बरतानवी शहरी तक महदूद हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बरसों से ना यहाँ कानूनी तौर पर जो रहने वाले लाखों लोगों का क्या बनेगा? क्या आईएलआर भी काफ़ी नहीं रहेगा? और असल चौंका देने वाली बात यह है कि ये बहस अब सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहों तक महदूद नहीं है। रिफॉर्म यूके ने अपनी वेलफेयर पॉलिसी में वाकई एक बड़ी तब्दीली तजवीज़ की है, लेकिन यहाँ एक हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है, ये आज का यूके लॉ नहीं है और ना ही इस तजवीज़ की वजह से आज किसी का आईएलआर या सेटल स्टेटस रखने वाला शख्स के लिए ना बेनिफिट खुद ब खुद बंद हो रहे हैं। तो फिर जी रिफॉर्म यूके असल में करना क्या चाहता है, किन लोगों पर सबसे पहले असर पड़ सकता है, और अगर ये मनसूबा कभी कानून बना तो क्या बरसों से टैक्स देने वाले गैर बरतानवी शहरी भी बेनिफिट से बाहर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो जी बरतानिया का जो बेनिफिट सिस्टम है ना, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो जॉब नहीं करते। बहुत से लोग काम भी करते हैं लेकिन इनकी इनकम कम होती है, घर का रेंट ज़्यादा होता है, बच्चों के खर्चे ज़्यादा होते हैं, बिल्स भी होते हैं, तो हुकूमत इन्हें ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प देती है। इसलिए यूनिवर्सल क्रेडिट को सिर्फ बेरोज़गारी वाला बेनिफिट समझना सही नहीं होगा। अब ज़रा ये नंबर देखें, मई 2026 में तकरीबन DWP 84 लाख लोग यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं। जी हाँ, 84 लाख लोग, ये कोई मामूली तादाद नहीं है, ये एक समंदर है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अप्रैल 2026 में इनमें से तकरीबन 31 लाख वो हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि सब लोग घर बैठे हुए हैं, बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी इनकम इतनी नहीं थी कि घर के सारे खर्चे आसानी से वो पूरे कर सकें। इसलिए यूनिवर्सल क्रेडिट इनके लिए ना एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है। अब यहाँ असल बात शुरू होती है, अगर आप यूके में रहते हैं और आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं हैं तो क्या आप बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं? इसका जवाब सिर्फ आपके पासपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं करता। असल चीज़ ये देखी जाती है कि जी आपका इमिग्रेशन स्टेटस आखिर है क्या। अगर आपके पास ऐसा लीगल स्टेटस है जिसमें आप पब्लिक फंडेड ले सकते हैं और आप बाकी जो कंडीशंस भी पूरी करते हैं तो आप बेनिफिट के लिए ना एलिजिबल हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आईएलआर को ले लें। अगर किसी के पास आईएलआर है यानी इससे यूके में परमानेंटली रहने की इजाज़त है, तो मौजूदा रूल के मुताबिक वो बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो बाकी कंडीशंस भी पूरी करता है। इस तरह ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत सेटल स्टेटस रखने वाले बहुत से लोग भी ना यूनिवर्सल क्रेडिट ले सकते हैं। और यहाँ एक और नंबर देखें, मई 2026 का डेटे के मुताबिक ना यूनिवर्सल क्रेडिट लेने वालों में तकरीबन 8.9% लोग ईयू सेटलमेंट स्कीम वाले थे, जबकि तकरीबन 2.8% लोग आईएलआर कैटेगरी वाले थे। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है। हर वो शख्स जो स्पाउस वीज़े पे है, वर्क वीज़े पे है या किसी टेम्प्रेरी वीज़े पे यहाँ यूके आता है, वो ऑटोमेटिकली ना बेनिफिट नहीं ले सकता। बहुत से वीज़ों के साथ ना NRPF लगा होता है। इसका NRPF का मतलब है कि आप लोग पब्लिक फंडिंग आमतौर पर ना गवर्नमेंट यानी ज़्यादातर लेने की इजाज़त नहीं होती। हाँ, कुछ ख़ास हालात में ना लोग अपनी कंडीशंस चेंज करके इसको अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली रूल यही है कि जी NRPF होने की सूरत में ज़्यादातर बेनिफिट ना अवेलेबल नहीं होते। अब यही वो पॉइंट है जहाँ पे रिफॉर्म यूके की नई प्रपोजल काफ़ी बड़ा फ़र्क पैदा करने जा रहा है। अभी अगर आपके पास आईएलआर है और आप बाकी शर्तें पूरी करते हैं तो आप कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन रिफॉर्म यूके चाहती है कि मुस्तकबिल में सिर्फ कानूनी तौर पर यहाँ रहना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ज़्यादातर बड़े बेनिफिट के लिए बरतानवी शहरी होना बहुत ज़रूरी है। यानी इनका मंसूबा ना कानून बन गया तो आईएलआर वाले शख्स को भी ना सिर्फ आईएलआर की बुनियाद पर वो सहूलतें नहीं मिलेंगी, यानी सिर्फ ये काफ़ी नहीं होगा कि आप जी लीगली यूके में रह रहे हैं या आपके पास आईएलआर है। इनका प्रपोजल के मुताबिक ना यूनिवर्सल क्रेडिट, हाउसिंग बेनिफिट, इनकम रिलेटेड बेनिफिट और कुछ दूसरी जो गवर्नमेंट सपोर्ट्स हैं सिर्फ ब्रिटिश सिटीजनशिप की लिमिट तक रह सकती हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनका प्लान सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है,
وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو لوگ پہلے سے بینیفٹ لے رہے ہیں ان پر بھی یہ رول اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا ILR والے شخص کے بارے میں سوچیں۔ فرض کریں ایک بندہ بیچارہ 10-15 سال سے یہاں UK میں رہ رہا ہے، اس کے پاس ILR ہے، وہ جاب کرتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، نیشنل انشورنس دیتا ہے، اس کے بچے یہاں اسکولوں میں جاتے ہیں، اس کی پوری لائف یہاں تقریباً سیٹ ہے، لیکن اس نے نہ برٹش سٹیزن شپ نہیں لیا ہوا۔ آج کے رول میں اگر وہ باقی کنڈیشن پوری کرتا ہے تو اسے کچھ جو ہے بینیفٹ مل سکتے ہیں، لیکن اگر ریفارم UK کا یہ پلان کبھی لو بن جاتا ہے تو صرف ILR کافی نہیں ہوگا۔ پھر جی بہت سے ویلفیئر سپورٹس کے لیے بینیفٹ سٹیزن شپ کی شرط بن سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پرپوزل کا افیکٹ نہ صرف ان امپلائڈ لوگوں پر نہیں ہوگا، کیونکہ یونیورسل کریڈٹ لینے والوں میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جاب کرتے ہیں لیکن کم انکم کی وجہ سے وہ سپورٹ لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں سیٹل سٹیٹس والوں کی طرف۔ یہاں سچویشن تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ٹائپ ہے۔ بریگزٹ کے بعد جو یورپی یونین کی شہری تھے 2021 سے پہلے برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ان کے کچھ حقوق قانون کے جو تخت تحفظ جو حاصل کرتے ہیں۔ اب جی یہاں ایک اور رکاوٹ ہے۔ ریفارم UK خود کہتی ہے کہ 2021 سے پہلے یہاں رہنے والے یورپی لوگوں کو یہ حقوق بس ایک جھٹکے میں ختم نہیں کیے جا سکتے۔ اگر وہ ان کے لیے بھی برطانوی شہریت لازمی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو بریگزٹ کے وقت کیے گئے کچھ جو معاہدے ہیں ان کو دوبارہ بات کرنی ہوگی، اور پھر برطانیہ کے قانون میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی۔ تو یہاں جی ایک بات بالکل کلیئر ہے، یہ کہنا کہ جی بینیفٹ کل سے بند ہو جائیں گے سیٹل سٹیٹس والوں کے لیے غلط ہوگا۔ ایسا ابھی تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ریفارم UK فیوچر میں ایسا سسٹم چاہتی ہے جہاں بینیفٹ لینے کے لیے برٹش سٹیزن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آتے ہیں ان نمبر پر جو سوشل میڈیا پر بہت آج کل چل رہا ہے، 50 ارب پاؤنڈ۔ یہاں لوگ کافی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کچھ جگہ ایسا امپریشن دیا جا رہا ہے جیسے ہر سال 50 ارب پاؤنڈ صرف نان برٹش لوگوں کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے، اور ریفارم UK یہ پورا اماؤنٹ بند کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ریفارم UK کا کہنا ہے کہ ویلفیئر پالیسی کی پوری جو چیزوں کو ملا کے اس سارے سٹیپ میں تقریباً 50 ارب جو ہے فیوچر میں سیونگ ہوگی پاؤنڈز کی سال کی، یعنی پورا 50 ارب صرف فریجن کی بینیفٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا۔ اب ذرا اس کا پیسے والا حساب بھی سمجھ لیجئے۔ ریفارم UK کا کہنا ہے کہ اگر زیادہ تر بینیفٹ صرف برٹش یعنی برطانوی شہریوں کے لیے دیے جائیں تو ان کے اپنے اندازے کے مطابق 2029 اور 30 تک ہر سال تقریباً 21 ارب پاؤنڈ بچائے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، 21 ارب پاؤنڈ بچانے کا یہ جو منصوبہ سننے میں تو بہت بڑا لگتا ہے، لیکن جی اس کی قیمت کون چکائے گا؟ کیا یہ آپ کی جیب پر کلہاڑی ماری جائے گی؟ لیکن یاد رکھیں یہ ابھی صرف ریفارم UK کا اپنا اندازہ ہے، کوئی پکی بحث نہیں ہے، یعنی کوئی پکی بات نہیں ہوئی، اور ان کے حساب کے مطابق اس میں تقریباً 13 ارب پاؤنڈ یونیورسل کریڈٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ریفارم UK کا اپنا ایسٹیمیٹ ہے، یہ کوئی منی نہیں جو آج گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، اور یہ صرف فیوچر کا اندازہ ہے۔ یہ اس بات پر ڈیپینڈنٹ کرے گا کہ پالیسی کس شکل میں آتی ہے، لاء میں کیا چینجنگ آتی ہے، لیگل پرابلم کیا آتی ہیں، اور پھر لوگ اس کے بعد کیا کریں گے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پہ ریفارم UK یہ کہہ رہا ہے کہ برطانوی شہری جو بھی ہیں ہر شخص ہر طرح کے سرکاری مدد اس کے لیے بند کر دی جائے گی۔ کچھ سہولتیں ایسی ہیں جنہیں جاری رکھنے کی بات بھی کی جا رہی ہے، لیکن یہاں کچھ لوگوں کے لیے چھوٹ بھی رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کنٹریبیوشن سٹیٹس پینشن برقرار رکھنے کی بھی بات ہو رہی ہے، آرم فورس جو کمپنسیشن ہے اس کو بھی برقرار رکھنے کی بات ہو رہی ہے، وار ونڈو پینشن جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بچوں کی بھی کچھ چیزیں ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، مثلا فری اسکول میل وہ برقرار رہے گا اس کی بات کی جا رہی ہے، اور اگر نان برٹش پیرنٹس کا بچہ برٹش سٹیزن ہے تو اس برٹش بچے کے لیے چائلڈ بینیفٹ جاری رکھنے کا پرپوزل ہے۔ اس طرح اگر ہسبینڈ برٹش سٹیزن ہے اور وائف نہیں تو جی وائف برٹش سٹیزن ہے اور ہسبینڈ نہیں تو سچویشن سیدھی یس یا نو والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر میاں بیوی میں سے ایک برطانوی شہری ہے اور دوسرا نہیں تو برطانوی شہری کو بینیفٹ مل سکتا ہے، لیکن حکومت
वक्त हिसाब लगाते वक्त दूसरे शरीक हयात की कमाई और उसके पास जो मौजूद पैसा या जायदाद जो कुछ भी है ना, वो भी देख सकती है। तो सीधी बात यही है कि जी हर फ्रिजन की हर चीज़ बंद सही नहीं है, लेकिन ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अगर ये पॉलिसी पूरी तरह आ गई तो ILR वाले, कुछ सेटल स्टेटस वाले और बहुत से ऐसे लोग मुतासर हो सकते हैं जो कई सालों से यूके में लीगली रह रहे हैं और आजकल थोड़ा बहुत बेनिफिट भी ले सकते हैं। और असल डिबेट भी यही है। एक तरफ लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट का पैसा पहले ब्रिटिश सिटीजन के लिए होना चाहिए, दूसरी तरफ सवाल ये है कि अगर कोई शख्स 10-15 साल 20 साल से यहाँ यूके में है, मुसलसल काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है, नेशनल इंश्योरेंस दे रहा है, लेकिन ब्रिटिश सिटीजनशिप उसने नहीं ली, तो क्या इसे बेनिफिट के मामले में बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाएगा? ये सिर्फ इमिग्रेशन की बात नहीं है, ये फेयरनेस की बात है और इसलिए ये टॉपिक इतना बड़ा बन गया है। लेकिन अगर आप यूके में रहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सोशल मीडिया पर कोई हेडलाइन देखकर फ़ौरन पैनिक ना हो। ये मत समझें कि बस जी अब मेरा बेनिफिट बंद होने जा रहा है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हुआ। ये रिफॉर्म यूके का प्रपोजल है, करंट यूके लॉ नहीं है। आज भी यूनिवर्सल क्रेडिट और दूसरे बेनिफिट की जो सहूलतें हैं जो ले सकते हैं, इमिग्रेशन स्टेटस, राइट टू रीसाइड पब्लिक फंड्स एक्सेस और बाकी जो कंडीशंस को देख कर ना डिसाइड किया जाता है। इसलिए जी अगर आपके पास ILR है, सेटल स्टेटस है, स्पाउस वीज़ा या कोई और इमिग्रेशन स्टेटस है, तो पहले अपना एक्चुअल स्टेटस चेक करेंगे। देखिए कि आपकी वीज़ा या स्टेटस पर ना NRPF तो नहीं लगा हुआ, और ख़ास तौर पर जिस बेनिफिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी अपनी कंडीशन भी चेक करें। और एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी प्लान का लॉ बन जाए, ये दो अलग चीज़ें हैं। रिफॉर्म यूके ने ना ये ज़रूर वाज़ह कर दिया है कि वो बेनिफिट के निज़ाम को ना आगे किसी तरह बदलना चाहते हैं। अगर मुस्तकबिल में ना रिफॉर्म यूके की हुकूमत बन जाती है और वो अपनी ये पॉलिसी नाफिज करते हैं, तो बेनिफिट के कवानीन आज के मुकाबले में ना आगे जाके बहुत ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। और ये पॉलिसी लॉ अगर बन जाती है तो ब्रिटिश सिटीज़नशिप बेनिफिट का जो भी रिलेशन आज के मुकाबले में ना बहुत सख्त होगा। लेकिन आज की रियलिटी यही है कि अभी कोई जनरल रूल नहीं आए कि सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट ना होने की वजह से सारा ILR या सेटल स्टेटस वालों को बेनिफिट फ़ौरन बंद हो जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कोई शख्स बरसों से यूके में लीगली रह रहा है, जॉब कर रहा है, टैक्स नेशनल इंश्योरेंस तक दे रहा है, तो क्या बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ ब्रिटिश सिटीजनशिप लाजमी होनी चाहिए, या फिर फैसला इस बात पे होना चाहिए कि वो पर्सन लीगली यहाँ पे रह रहा है, कितने साल से यहाँ पे है, कितने सालों से वो टैक्स दे रहा है और इसके हालात क्या हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन कोशिश करें कि बात फैक्ट पे हो, अफवाहों पे नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ शैला वर्ड को इजाज़त दें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। ठीक।